जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है आपके अपने चैनल दास ग्रुप एजुकेशन में। मेरा नाम है कुंदन और आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 को जो कि है मैथ का लेक्चर दूसरा। ठीक है, लेक्चर पहला जो कि वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हो। ठीक है, उसमें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है मैंने आप लोगों को चैप्टर सारे के सारे चैप्टर को वन शॉट में कराया है। ठीक है, चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उसको कराया है, महत्वपूर्ण जो कि है नोट्स मैंने आप लोग को वहाँ पे दिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम लोग लेक्चर 2 इसमें हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स देखेंगे और टॉपिक्स देखेंगे वो सभी चैप्टर के जिससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट को वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लास 8 हो कभी क्लास 9 क्लास 10 तक आप लोगों को जो है सहायता मिलेगी। और साथ ही जो कि आपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो सके। देखिए बेसिकली जो कि इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि अध्याय इसका है ज्यामिति। ठीक है, एवं प्रयक्ता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर जो कि हम लोग उल्लेख करेंगे। ठीक है, और त्रिभुज के भी कुछ मुख्य पॉइंट रहेंगे। देखिए पहला नंबर का है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को आप लोग को एक बार में नहीं समझ आता तो इस वीडियो को देखिए और याद कीजिए। ठीक है, यदि दो कोण सर्वांगसम ठीक है और एक कोण की माप 60 है तो दूसरे कोण की माप भी 60 होगी। मान के चलिए किसी दो कोण सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो कि नियम कहता है कि यदि दो कोण सर्वांगसम हो तब अगर एक कोण की माप 70 है, ठीक है, तो दूसरे कोण की माप भी 70 होगी। ठीक है, अगर एक कोण की माप 60 है तो दूसरे कोण की माप भी 60 होगी। अगर एक कोण की माप 50 है तो दूसरे कोण की माप भी 50 होगी। ठीक है, इस प्रकार इसको समझ सकते हो। टॉपिक नंबर दूसरे में चलते हैं। देखिए दूसरा हम लोग का यहाँ पे है, दो रेखाखंड तभी सर्वांगसम होते हैं जब उनकी लंबाई समान हो। ठीक है, दो रेखाखंड कब सर्वांगसम होंगे? जब उनकी लंबाइयाँ समान हो। ठीक है, जब उनकी एल यानी कि लंबाइयाँ समान हो। ठीक है, चौड़ाई से कुछ फर्क नहीं पड़ता और ऊंचाई से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये समान हो या फिर ना हो, लेकिन लंबाइयाँ समान होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे RHS जो कि है समकोण सर्वांगसम होते हैं। RHS में समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो कि है RHS का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कि एक दो कोण मतलब दो त्रिभुज होते हैं जिनकी ये भी कोण 90 का होता है, ये भी 90 का होता है, और एक कोई भी जो कि है साइड जो कि है रहना चाहिए 90 डिग्री का, मतलब बराबर रहना चाहिए। बाकी एक तो 90 का, दोनों में 90 का रहेगा ही रहेगा क्योंकि दोनों समकोण है। त्रिभुज की सर्वांगसमता के नियम को देख लेते हैं। देखिए त्रिभुजों की सर्वांगसमता के नियम क्या कहता है, इसमें 4-5 नियम है। ठीक है, सभी के सभी नियम को देख लेते हैं। पहला नियम आप लोगों को कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, पहला नियम है SAS यानी कि साइड एंगल साइड। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। साइड एंगल साइड, ये नियम क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुजों की दो भुजाएं, ठीक है, यदि दो त्रिभुज है, मान के चलिए एक त्रिभुज यहाँ पे है और एक त्रिभुज यहाँ पे है। ठीक है, यदि दो त्रिभुजों की दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण, ठीक है, उनके बीच का कोण समान हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होगी। यानी कि दो त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज दो त्रिभुज, ठीक है, दो भुजाएं, एक भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है। ठीक है, तो उनके बीच का जो कोण है, बीच में कोण यहाँ पे ये भी बराबर होगा। ठीक है, इसको आप लोग इससे समझ सकते हो। उदाहरण भी यहाँ पे दिया गया, तो उदाहरण से हम लोग देखेंगे। ठीक है, यदि त्रिभुज ABC, ठीक है, तो एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, इसको ए मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको C मानेंगे। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। और DEF में तो यहाँ पे D, इसको इधर हटा यार, E और F। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, AB बराबर है EF के, तो A और B, देखिए AB ये वाला है, ये बराबर है EF के। देखिए EF कौन वाला है, EF कहाँ गया, माफ़ कीजिए, AB बराबर है DE के। ठीक है, DE के बराबर है, AB बराबर है DE के, तो AB जो है वो DE के बराबर है, DE वाला है, ये वाला DE है। तो कौन B बराबर है, कौन देखिए यहाँ पे कौन B बराबर है कौन E के। ठीक है, कौन E के बराबर है, तो कौन B कौन वाला है भाई, कौन B ये वाला है, ये बराबर है कौन E के। उसका देखिए BC बराबर है EF के, ये देखिए BC ये वाला है, ये बराबर है EF के इसके। ठीक है, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम, इसका मतलब सर्वांगसम का चिन्ह होता है बराबर के ऊपर इस टाइप का चिन्ह, मतलब सर्वांगसम का चिन्ह होता है त्रिभुज DEF के होगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज जो कि है बराबर या सर्वांगसम होगा DEF के, इस प्रकार समझ सकते हो। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है, RHS राइट एंगल, हाँ, हाइपोटेन्यूज साइड नियम। ठीक है, इसको भी याद कर लेना है। सभी के सभी जितने भी आप लोग के नियम है, नियम के जो कि नियम आप लोग को याद रहने चाहिए और नियम का जो कि पूर्ण रूप भी याद रहना चाहिए। ठीक है, यदि दो समकोण त्रिभुजों की कर्ण, ठीक है, समान हैं और साथ ही कोई एक त्रिभुज भी समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। किस प्रकार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया गया है, यदि PQR, ठीक है, एक त्रिभुज यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, इसको P मानते हैं, इसको Q मानते हैं, इसको R मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और त्रिभुज ले लेते हैं क्योंकि एक और त्रिभुज का जिक्र होगा, क्योंकि सर्वांगसम में दो त्रिभुज का जिक्र होता ही होता है। ठीक है, इसको यहाँ ले लेते हैं XYZ। ठीक है, तो हम लोग इसको X लेते हैं, इसको Y लेते हैं, इसको Z लेते हैं।
समकोण त्रिभुज है। देखिए समकोण है यानी कि इसको हम लोग 90 रखना पड़ेगा, 90 का है, ठीक है, 90 डिग्री का रखना पड़ेगा हम लोग उसको, क्योंकि समकोण है, समकोण में 90 होता है। तथा पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, यानी कि जो पी क्यू है यह हम लोग का क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू कहाँ पे है, तो ये हम लोग का कर्ण है, तो ये बराबर है एक्स वाई की, ठीक है। और उसके बाद देखिए पी आर बराबर है एक्स जेड के, तो पी आर यहाँ पे देखिए पी आर ये वाला हो जाएगा, ये बराबर है हम लोग का एक्स जेड के। तो त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है त्रिभुज एक्स वाई जेड के। तो इस प्रकार हम लोग को त्रिभुज जो कि पी क्यू आर सर्वांगसम होगा त्रिभुज एक्स वाई जेड के, ठीक है। ये भी 90 का, ये भी 90 का, इसमें भी ये वाला जो कि अब बराबर है इसके, ये वाला बराबर है इसके, तो इस प्रकार सर्वांगसम मान सकते हो। बाकी सर्वांगसम के और भी नियम होते हैं, लेकिन बेसिकली ये सब में जिक्र किया गया है। एक होता है साइड साइड साइड, जिसमें ऐसे त्रिभुज आता है, दो त्रिभुज, इसका साइड इसके साइड से, इसका साइड, एक सेकंड, इसके साइड से और इसका साइड इसके साइड से जो कि बराबर रहता है, इसलिए इसको साइड 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 कहा जाता है, ठीक है, यानी कि एस एस एस, ट्रिपल एस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट होता है एंगल एंगल साइड, ठीक है। एंगल एंगल साइड होता है, इसका पुनः रूप किस प्रकार, इस प्रकार होता है, एक त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, ठीक है, इसका जो कि है एंगल इसके एंगल से, इसका एंगल इसके एंगल से और इसका साइड इसके साइड से बराबर होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एंगल एंगल साइड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है एक थैले में 1 से 6 तक अंकित कुल 6 कार्ड है, ठीक है। एक थैला है, ठीक है, उसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ए में क्या पूछ रहा है कि संख्या 4 वाले कार्ड के निकलने की प्रायिकता। तो देखिए संख्या कितने वाले हैं, 4 वाला कार्ड एक ही है, ठीक है, और कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 1/6 लिख देना है। प्रायिकता निकालने की यही जगह फॉर्म रहती है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला आप लोग का है अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब अनुकूल परिणाम कितने हैं उसमें, तो एक ही परिणाम है 4 जो अनुकूल है, बाकी संभावित कुल परिणाम, मतलब कुल परिणाम कितने हैं उसमें, तो 6 हैं, तो 1/6 देखिए यहाँ पे 1/6 लिखा गया। इस प्रकार आप लोग भी लिख सकते हो। इसका देखिए बी नंबर में क्या क्या कहा गया है कि संख्या 7 वाले कार्ड के निकलने की प्रायिकता। तो देखिए जब हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 भी है, 5 तो है ही है, 6 भी है, लेकिन 7 तो नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि चूंकि थैले में केवल 1 से 6 तक की संख्या है, 7 मौजूद नहीं है, इसलिए कुल परिणाम तो हमारे पास 6 होगा, लेकिन मतलब कुल संभव परिणाम 6 होगा, लेकिन प्रायिकता की संख्या जो कि है वो हमारे पास 0 होगी, यानी कि 0/6 होगा इसका उत्तर। तो देखिए कुछ इस प्रकार जो क्या लिखा गया, ठीक है, 0, इस प्रकार आप लोग लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है सममिति, ठीक है, सममिति अक्षों की संख्या। तो देखिए किस प्रकार सममिति अक्षों की संख्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी एग्जाम में, इसको देखिए कि संभाव त्रिभुज में जो है 3 सममिति अक्ष होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 3, याद रखना है 3 होते हैं, किसमें, तो संभाव त्रिभुज में 3। ये डिफरेंट कीजिए कि संभाव त्रिभुज है वो इस प्रकार का रहता है, और इसमें 3 जो कि है ये क्या कहते हैं, 3 इसमें भुजा रहते हैं, तो इसलिए इसमें 3 सममिति भी रहेंगे। समकोण त्रिभुज जो है उसमें एक सममिति अक्ष है, पता है क्यों, क्योंकि देखिए एक कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार का होता है, और इसमें जो कि है एक होता है 90 डिग्री का, ठीक है, एक 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसमें एक ही मान के चलो, ये 90 डिग्री का होता है, तो इसलिए एक ही मान के चलो। उसके बाद समद्विबाहु, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में भी एक सममिति अक्ष होता है, क्यों होता है, क्योंकि देखिए समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे होता है इसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, लेकिन एक भुजा बराबर नहीं होती है, तो एक भुजा बराबर नहीं है, यानी कि एक इसमें सममिति अक्ष है। इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हो। यहाँ देखिए वर्ग का दिया गया है, वर्ग के 4 सममिति अक्ष होते हैं, तो वर्ग आप लोग को पता है ऐसे बनता है, इसमें 1 2 3 4, इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हो। क्योंकि देखिए आयत है आप लोग का, तो आयत के 2 होते हैं, ठीक है, आयत के 2 सममिति अक्ष होते हैं, तो इस प्रकार आयत यहाँ पे रह गया, इसका एक अक्ष और 2 अक्ष ये सब माने नहीं देता, ठीक है, ये 1 और ये 2, इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हो। उसके बाद देखिए वृत्त है, तो वृत्त में तो भाई एक ही होता है पूरा का पूरा में, गोला में, तो एक ही मान के चलो, और इसमें देखिए एक ही सममिति अक्ष है, तो इस प्रकार इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे है कि बाहरी कोण, ठीक है, ज्ञात करें। तो बाहरी कोण आप लोग किस प्रकार ज्ञात कर सकते हो, तो इसका सिद्धांत देखिए क्या कहता है। सिद्धांत इसका है कि बाहरी कोण बराबर 2 आंतरिक विपरीत कोणों का योग, ठीक है, तो इसका यह फॉर्मूला है, ठीक है, बाहरी कोण जो कि बराबर होते हैं 2 आंतरिक कोणों के। देखिए मान के चलिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक है, एक सेकंड, त्रिभुज भाई अच्छा से बन नहीं रहा, त्रिभुज है, इसको हम लोग इस प्रकार त्रिभुज बना लेते हैं। अब बोलोगे भाई ये क्या किया, तो इसको मिटा दो ना यार, इसको थोड़ा अच्छे से मिटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो है इसको हमें बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको अच्छे से मिटा सकते हैं, देखो कितनी जल्दी मिटेगी पता भी नहीं चलेगी।
तो इस प्रकार हम लोग इसको त्रिभुज मान सकते हैं। त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको कम कर लो वरना फिर दिक्कत हुई। अब हमें क्या करना है कि इस लाइन को थोड़ा खींच लेना, ठीक है। यहाँ पे एक जो कि हम लोग का क्या रहा निकालने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो कि हम लोग का दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो कि हम लोग का मान 90 है और यहाँ पे हम लोग का जो कि है 30 है, ठीक है। 30 दिया गया है। तो दो विपरीत, देखिए फॉर्मूला क्या है, बाहर एक कोण बराबर दो विपरीत कोण। तो बाहर एक कोण हम लोग का एक्स निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दो, 30 और 90 कितना होगा 120, यानी कि बाहर कोणों का योग भी 100 कितना होगा 20 ही होगा। तो दोनों अंदर के कोणों का योग मिला के बाहर का कोण निकल जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग निकाल सकते हो। कैसे, तो देखो यहाँ पे दर्शाया गया है, यदि दिया गया कोण 20 और 50 है तो x बराबर 20 + 50 बराबर 70, यानी कि बाहरी कोण का योग 70 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर दिया गया है कोण 30 और 90 अंदर में, तो बाहर का कोण कितना होगा, दोनों को जोड़ दो। देखो अंदर का दोनों कोणों का मान जोड़ दो तो बाहर का कोण का मान निकल जाएगा, ठीक है। अंदर का दोनों को जोड़ दो तो बाहर का मान निकल जाएगा। इस प्रकार आप लोग इसको याद कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी वो सेम है, दिया गया कोण है 55 और 50 है, तो दोनों को जोड़ दो तो कितना आ गया 105। तो यही आप लोग का बाहर कोण का मान निकल जाएगा, ठीक है। ये एक त्रिभुज है, ऐसे त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज में क्या कहा है कि इसका मान 55 है और इसका मान 50 है, तो आप लोग को इसका मान निकालना है। तो इसका मान कैसे निकालोगे, तो दोनों को जोड़ दोगे तो इसका मान 105 निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप लोग को निकालना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक भी हम लोग को देखिए उसी टाइप में है, दिया गया कोण 45 और 90 है, तो दोनों को जोड़ दो तो 135 आएगा। तो ये आप लोग का बाहरी कोण का मान हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जो कि हम लोग और एक टॉपिक खत्म हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं एक और टॉपिक में, ठीक है। देखिए हम लोग का यहाँ पे है समीकरण हल करें। अब समीकरण को हल आप लोग किस प्रकार कर सकते हो उस पर जानेंगे, ठीक है। सरल समीकरण मैंने बताया था, इसका एक फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो देखिए x - y बराबर 7 है, ठीक है। तो क्या करना है आपको कि x - y बराबर 7 है, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि x - y बराबर 7 है, ठीक है। तो आप लोग को y को जो कि उधर भेजना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को x का मान निकालना है। बेसिकली जितना भी समीकरण होता है सब में पहले x का मान ही निकालना पड़ता है, फिर y का निकलेगा, ठीक है। तो x हो जाएगा बराबर, मैंने जैसे आपको बताया कि ये माइनस का चिन्ह है तो उधर जगह प्लस में हो जाएगा, तो y + 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का निकल गया। कि अब देखिए अब तो हम लोग इधर कोई चर संख्या नहीं है कि उसको उधर भेजिए, तो हम लोग का मान जो कि है यही आएगा, ठीक है। यही हम लोग का आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं बी नंबर में आप लोग का दिया गया है कि x - a बराबर 7, ठीक है। तो इसमें भी सेम करना है, a को इधर लेके जाना है, तो देखिए प्लस में आ गया और प्लस में 7 रहेगा। तो इस प्रकार इसका मान जो कि निकाल सकते हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए संख्या वाला दिया गया है, तो ये तो बहुत ही आसान है। इसमें y + 9 है बराबर में 15 दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, y को सेम टू सेम रखना है बराबर में, और 15 दिया गया है, ठीक है। प्लस में है तो दूसरा के माइनस में हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर आप लोग का आंसर 6 निकल जाएगा, बिल्कुल y का मान 6। उत्तर देखिए यहाँ पे y का मान 6 निकल गया है। इस प्रकार से डी नंबर का भी हल आप लोग कर सकते हो। 4 को आप लोग को इधर भेजना है, तो 4 माइनस में हो जाएगा और बराबर के बाद आप लोग का उत्तर 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर 5 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, उत्तर 1 आएगा। इस प्रकार आप लोग बना सकते हो। अब हम लोग देखेंगे त्रिविमीय वस्तुओं के फलकों की संख्या, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको भी, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है, त्रिविमीय वस्तु और फलकों की संख्या। तो देखिए घन में कुल 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। बेलन यानी कि सिलेंडर, इसमें 3 फलक होते हैं, 2 वृत्तीय और 1 वक्र सतह, ठीक है। इसमें 3 फलक होते हैं, 2 वृत्तीय और 1 वक्र सतह होता है। घनाभ में 6 फलक होते हैं, ठीक है। घन और घनाभ में समान फलक होते हैं, ठीक है। याद रखना है घन और घनाभ में 6 के 6 फलक होते हैं। उसका देखिए गोला में 1 जो कि है फलक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का और एक टॉपिक खत्म हो गया। तो अब हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ज्यामिति में सर्वांग समता के विभिन्न नियम होते हैं, जैसे SAS और RHS, जो त्रिभुजों की समानता की पहचान करने में सहायक होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो कि है दूसरा नंबर का भी जो कि हम लोगों ने आप लोग का लेक्चर 2 भी खत्म कर दिया। अब लेक्चर 3 जो कि बचा हुआ उसको आप लोग अच्छे से देख लोगे तो आप लोग का मैथ्स का एग्जाम जो कि है A1 चल जाएगा, ठीक है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट जो कि टॉपिक से मैं उठा कर लाया था और सभी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न थे। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।